नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक मौजूदा स्थिति के बारे में रिगार्डिंग ऑपरेशन सिंदूर। आगे बढ़ते हुए कहता चलूँ कि ये ऑपरेशन सिंदूर के जो सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ, ये उसका एपिसोड 3 है। इस सीरीज़ में मैं हर एक एस्पेक्ट पे डिस्कस करूँगा, जो कि पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, और उसके बाद इवेंचुअली हम थोड़ा सा डिफेंस साइड में चलेंगे, जहाँ पे मैं और बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में ये डिस्कस करूँगा कि जो वेपन्स यूज़ हुए हैं उनका क्या, कौन कौन से वेपन्स यूज़ हुए हैं उन पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद उन वेपन सिस्टम्स का क्या फ्यूचर है उस पे एक बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। सो उसी के साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आपने देखा होगा काफ़ी समय से ऑपरेशन सिंदूर जब से ऑनगोइंग था, कई लोगों ने ऑपोजिशन में या फिर इवन जो लोग फेंस सेटिंग है, उन्होंने कई सवाल उठाए रिगार्डिंग द डिप्लोमेटिक आउटकम ऑफ दिस सिनेरियो। कई बार ये एक खबर या फिर एक पॉइंट ऑफ व्यू सुनने को मिला कि यहाँ पे हमसे यानी कि भारत सरकार से इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक आउटरीच कुछ प्रॉब्लम्स हुई है या फिर फेलियर्स हुए हैं, टू बी प्रिसाइज। तो उसी पे आज का डिस्कशन रहेगा। हालांकि मेरा ये पर्सनली मानना है कि जो ये फेलियर्स वो लोग बता रहे हैं, वो जो डिप्लोमेटिक फेलियर्स हुए हैं वो ऐसे नहीं हुए जो पोजीशन कहती है। बट मेरा मानना है कि कुछ लेट डाउन्स हुए हैं। बट हम इसमें वही समझने की कोशिश करेंगे कि ये लेट डाउन्स कैसे हैं और क्या भारत या फिर भारत सरकार के कंट्रोल में है कि भी नहीं। तो उसी को आगे देखते हुए इस शो को आगे बढ़ाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। सो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो देखिए, जब हम इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे, जो भारत में बहुत ज़्यादा फिक्सेशन है या ऑब्सेशन है, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का वैलिडेशन लेने के लिए है। काइंड ऑफ इतना ज़्यादा है कि अगर वो हमारे बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं तो हम उसको ऑन फेस वैल्यू ऑफ इट बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लेने लगते हैं, और वो कुछ गलत लगते हैं तो ऑन फेस वैल्यू ऑफ इट हम उसको हमारे लिए नेगेटिव लेने लगते हैं। डजेंट मैटर इन मैनी केसेस और फॉर मैनी पीपल कि वो एग्जैक्टली भारत के लिए किस तरीके से सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। सो उसी के आज हम ध्यान में रखेंगे। सो कई बार जब ये बात बोली जा रही है कि सेटबैक हुआ है भारत को, तो उस मेजर केस में साइड किया जा रहा है यूएस को। जैसा कि मैंने यूएस का पिछले वीडियो में केस बताया कि वहाँ पे एक बहुत ही इरेटिक प्रेसिडेंट है, एंड उसके साथ डील करने के लिए प्रॉब्लम सिर्फ भारत को नहीं हो रही है, वो उनके अपने एलाइज यूरोप हो, चाहे जापान हो, चाहे इंग्लैंड हो। इंग्लैंड कई हद तक झुक झुक के काम चला रहा है, बट एज फार एज यूरोप एंड जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली जापान, तो वहाँ पे एक देखने को मिल रहा है कि देयर इज एन एनिमोसिटी या फिर हॉस्टिलिटी बिटवीन द अमेरिकन करंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड दी रेस्ट ऑफ द कंट्रीज। सो ऐसा नहीं है कि यूएस के साथ डील करते टाइम सिर्फ भारत को इश्यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट उनके अपने एलाइज को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। नॉट बिकॉज कि यूरोप कमज़ोर है कि जापान कमज़ोर है, बट बिकॉज वहाँ पे एक यूएस में एक ऐसा प्रेसिडेंट है जो खुद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है। उसे खुद को नहीं पता कि उसे क्या चाहिए। उसको आज कुछ चाहिए, वो कल कुछ और बोलता है। एंड उसका एज ऑफ नाउ, अगर हम मिडल ईस्ट में उसने क्या किया है ये देखें, तो ट्रैक रिकॉर्ड ये सब देख के समझ में आता है कि ही इज़ मोर कंसर्न्ड अबाउट हिज पर्सनल वेल्थ देन क्रिएटिंग वेल्थ फॉर अमेरिका एंड अमेरिकन। सो वी आर डीलिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन जो काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शनल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखेंगे कि उन्होंने जो टैरिफ वाला फार्मूला बनाया था, वो एक बहुत ज़्यादा अगली था या फिर इनएक्यूरेट था। सो वहाँ से आपको देख के समझ में आएगा कि
यूएस के साथ जो डीलिंग होने वाली है वो मैंने जैसे कि पिछले वीडियो में बताया, जिसका कि लिंक मैं आई सेक्शन में डाल दूंगा, कि वो बहुत केस टू केस बेसिस पे करनी पड़ेगी। एंड अनफॉर्चुनेटली भारत में बहुत ऐसे लोग हैं, इंक्लूडिंग दी पीपल इन प्रेजेंट रेजीम, जिन्होंने इस आदमी को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ाया था। बट एज फॉर मी पर्सनली आई वॉज वेरी स्केप्टिकल ऑफ दिस पर्सन। एंड इन जनरल यूएस का जो रवैया भारत को लेकर रहा है, जो रिसेंट सालों में जो फेवर देखने को मिल रहे हैं, इट इज़ वेरी मच अगेन बाय नेचर इन इट सेल्फ ट्रांजैक्शनल, नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव की डेमोक्रेसी टू डेमोक्रेसी, पीपल टू पीपल। इट्स मोर ऑफ अ काउंटर बैलेंस टू चाइना। एंड कई बार हमने ये देखा कि यूएस ने चाहा है कि हम उनकी लाइन टू करें, चाहे वो यूएस चाहे वो यूरोप और यूक्रेन में जो चल रहा है उसको लेके। कई बार उन्होंने हमें फोर्स किया कि हम चाइना के साथ कोई ना कोई काइंड ऑफ हीटेड सिचुएशन में चल जाए, तो वो भी नहीं हुआ। तो रिसेंट टाइम्स में जो इश्यूज हमको देखने को मिले हैं वो सॉर्ट ऑफ हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग रहे हैं। जो इसमें अगर यूँ कहूँ कि सिर्फ प्रॉब्लम ट्रम्प की नहीं रही है, बट प्रॉब्लम ओवरऑल भारत और यूएस के रिलेशनशिप्स में थ्रू आउट रही है लास्ट 10-15 सालों में, मेजरली 10 ईयर्स में। स्पेशली ये तब देखने को मिला है जब भारत की इकोनॉमी एक डिसेंट स्पेस पे उठना चालू हुई है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब से भारत का एक अपना इंटरनल डोमेस्टिक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुआ है, जिसका कि मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, और जिसका कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक झलक देखा, जहाँ पे बहुत सारे इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स को सक्सेसफुली यूज़ किया गया है, चाहे वो आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल हो, ब्राह्मोस हो, और एक प्लेथोरा ऑफ इंडिजिनस लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन्स हो। सो ये सब जब देखने को मिलता है, सो माइंड यू कि यूएस इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करता है for its own interest. So what are their interests? Their interest is the global defense market, and उस defense market में अगर भारत अपने आईपी से डेवलप किए हुए प्लेटफॉर्म्स लाता है एट ए मच लोअर कॉस्ट एंड एट एफिशिएंसी एट पार विद द यूएस प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पे मैं फाइटर जेट के कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, तो हर कोई यहाँ पे आके बोलेगा कि अरे उनका ये फाइटर जेट वैसा है। ठीक है, फाइटर जेट वैसा है, बट अगर हम मिसाइल्स की बात करें, सो लॉइटरिंग म्यूनिशंस की बात करें, चाहे हम हमारे ईडब्ल्यू सिस्टम्स की बात करें, रेडार्स की बात करें, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे वी आर एट पार। एंड इन केस ऑफ मिसाइल आई कैन ईजिली से, अगर मैं मिसाइल की बात कर रहा हूँ तो कुछ हद तक मैं रेडार्स की भी बात कर रहा हूँ, बिकॉज विदाउट रेडार्स मिसाइल्स कांट वर्क प्रॉपरली। सो इन दैट वे ये रेडार्स और मिसाइल्स कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारी कंपनीज ने डिसेंटली चीज़ें डेवलप की है, आईपी डेवलप्स की है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। और उसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन टर्म्स ऑफ लॉइटरिंग म्यूनिशंस। सो अगेन ये एक क्रिटिकल एरिया है। सो हमने धीरे धीरे कुछ चीज़ें डेवलप की है, जिसकी वजह से इट कैन बी अ ड्राइवर इन यूनाइटेड स्टेट्स हॉस्टाइल या फिर नॉट सो इंडिया फेवरेबल स्टैंस रहा है, और इसके इसमें बहुत ही प्रो पाकिस्तान काइंड ऑफ प्रो पाकिस्तान रहा है। सो ये एक इशू हो सकता है यूएस के साथ। और उसके बाद ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन केस जो भारत का स्टैंस था, जो कि एक न्यूट्रल स्टैंस था, नॉन अलाइनमेंट वाला, सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड आइडियली टू पे प्राइस फॉर इट। न्यूट्रलिटी का एक प्राइस पे करना पड़ता है। सो इन अ वे दिस वाज इनएविटेबल, ये कभी ना कभी होना था। कमिंग बैक टू यूरोप में मेरे ख्याल से मैंने जितना नोटिस किया, जो ओवरऑल रवैया था वो काफ़ी हद तक भारत के फेवर में था। मे बी नेदरलैंड्स और स्वीडन जैसी कुछ कंट्रीज़ है, उन्होंने थोड़ा सा दबा दबा के बात करी इस पे, बट ऑन सरफेस उन्होंने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जो भी कहा मोर और लेस फेवरेबल था। मीनवाइल ये जो कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ का थोड़ा सा
न्यूआंस स्टैंस जो था वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इनमें से बहुत सारी कंपनियां स्पेशली स्वीडन और नीदरलैंड की वो पाकिस्तान को आर्म सप्लाई करती है, और इनका जो न्यूआंस स्टैंस है वो अंडरस्टैंडेबल है। स्पेशली हम बात करें कुछ स्वीडिश कंपनीज की, तो जो स्वीडन का साब एरियाई एवैक्स है, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ द पाकिस्तानी एयरफोर्स, तो वो साब से आता है। तो काइंड ऑफ साब एक न्यूआंस स्टैंस, सॉरी स्वीडन एक न्यूआंस स्टैंस लेगा, या फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थोड़ा सा न्यूआंस स्टैंस ले सकती है, बट उसके अलावा मेजर जो यूरोपियन पावर्स है, जर्मनी हो, फ्रांस हो, उन्होंने मोर और लेस भारत को सपोर्ट किया है। रशिया का भी अगर मैं ये बोलूं कि वो शांत रहे, अगर किसी देश का ऑपरेशन सिंदूर पे कुछ ना बोलना, देन ऑल्सो आई विल कंसिडर इट एज अ फेवरेबल स्टैंड फॉर इंडिया। रशिया भी यहाँ पे नपे तुले डिग्री तक बोलेगा, बट ओवरऑल मैं रशिया के रिलेशन को इसलिए भी ज़्यादा बेटर मानता हूँ क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं करते हैं कि भारत कैसे रशियन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। एटलीस्ट अभी तक तो ऐसा केस नहीं है, बट इस केस में वो शांत इसलिए भी रह सकते हैं क्योंकि इस पूरे लूप में, जो कि पाकिस्तान का लूप है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, और एनीथिंग दैट इज़ वेरी प्रो इंडिया विल साउंड काइंड ऑफ ऑफ फॉर द चाइनीज़, एंड उससे रशिया का चाइना वाला इक्वेशन बिगड़ सकता है। एंड द रशियंस नीड द चाइनीज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स टू refill their efforts or whatever their operations they are undertaking in Ukraine. सो ये एक इशू हो सकता है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोई कंट्री गलत है जिन्होंने बहुत न्यूआंस स्टैंस लिया है, मैं उनको एज सच हॉस्टाइल एज ऑफ नाउ मेथड से नहीं देख सकता हूँ, क्यों मच लाइक टर्की, चाइना एंड पाकिस्तान। सो दैट मे बी कंसिडर्ड अ ग्रे लाइन और ग्रे एरिया। अगेन अगर हम बात करें जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा फेवरेबली सपोर्ट किया है, वो इसराइल है। अगेन दे हैव इंटरेस्ट इन इंडिया। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का जो नोटिस था वो भी फेवरेबली था टू अगेन डी एस्केलेट एंड ऑल दैट स्टफ, कि रीसेंट मेंटेन करे। उसके बाद जापान, अगेन थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन लगा यहाँ पे, या फिर शांति थे वो। सो आई थिंक जापान का यहाँ से समझ सकते हैं कि दे आर इन द इन्फ्लुएंस स्फीयर ऑफ यूएस। सो ओवरऑल वो यूएस के नैरेटिव के विरुद्ध नहीं जाएंगे। टर्की ऑन द अदर हैंड वाज क्वाइट हॉस्टाइल। मैं आऊँगा इन चीज़ों पे, इन कैटेगरीज ऑफ कंट्रीज़ के साथ हम कैसे डील कर सकते हैं। पहली कैटेगरी जो है जिन्होंने थोड़ा सा फेवरेबल दिया है, जिन्होंने थोड़ा सा मिक्स्ड रिएक्शन दिया है, और जो लोग बिल्कुल हॉस्टाइल थे, उनके साथ क्या स्ट्रेटजी रह सकती है, तो मैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा। सो टर्की, एज आई सेड, उनके अगेंस्ट जो भी एक्शंस लेने हैं वो तब धीरे धीरे शुरू होने लगे हैं। हमने कई सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, स्पेशली उनके जो एयरपोर्ट्स अपकीपिंग मेंटेनेंस से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो हमने फिलहाल के लिए रद्द किए हैं। Let us see what more diplomatic things that can be done. Again, UAE, Saudi Arabia, these countries were more of neutral, or in terms of condemning the incident, उन्होंने काफ़ी favorably condemn किया, but regarding Operation Sindoor and whatever happened between India and Pakistan, उसको लेके वो neutral रहे। But again, I think that is their own politics in the overall scheme of things. पाकिस्तान एज फार एज लोन पे चलता है, वो सऊदी और यूएई के लोन्स पे चलता है। सो दे अगेन विल नॉट गो इन ऑल इन, so their neutral stance can be understood, and as long as these countries don't go and speak against India, we should not take it as any hostile measure. However, we should make sure कि ये जो neutral countries है ये और जो mixed countries रही है, they don't turn against us eventually. European Union again एक favorable इनका stance था more or less. So ये बात कि भारत को ओवरऑल डिप्लोमेटिक झटका मिला है, आई डोंट थिंक इसमें कोई ज़्यादा झटका मिला है। द ओनली कंट्रीज दैट मे हैव बीन अगेंस्ट अस आर द यूजुअल और द जनरल सस्पेक्ट, पाकिस्तान, टर्की एंड
Turkey and China, and maybe some of the Middle Eastern countries who are not in the sphere, influence sphere of Saudi and UAE. So that kind of hostile relation भारत ने always expect किया है इन countries से, so it should not surprise us. And why should we expect कि हमें इनसे support अगर नहीं मिलता है, जो कि ट्रेडिशनली हमारे भारत से हॉस्टाइल रहे हैं या फिर बहुत पाकिस्तान फ्रेंडली रहे हैं, सो अगेन वी शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट काइंड ऑफ स्टफ. अगेन उसके बाद भारत के ओवरऑल जो पड़ोसी मुल्क है, श्रीलंका अगेन सेड दैट दे वोंट लेट एनीवन यूज देयर air space or land space or ports for if any kind of stuff happens between the two countries. So again, that was a neutral stance, but I don't think it was against India, क्योंकि present regime in Sri Lanka is kind of little bit pro India. Other than that Bangladesh, I don't expect anything from them. Nepal, Bhutan, Maldives, who are more or less mixed, and that stuff. They won't want their legs in this mess. So ये मिक्स रिएक्शन अब एक रियलिटी बनने वाली है भारत के लिए. आई डोंट थिंक कि हमें इससे डरना चाहिए. इसका एक कारण ये हो सकता है कि जैसे जैसे भारत की ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ओवरऑल एक इकोनॉमी बड़ी होगी, मिलिट्री स्ट्रांग होगी, सो वहाँ पे हमें एक तरीके से एक पुश बैक मिलेगा कई क्वार्टर्स से, जिन्होंने भारत को एज सच अभी तक एक बहुत सॉफ्ट पावर की तरह देखा है. एंड जो लोग इसको सो कॉल्ड भारत को एक सॉफ्ट पावर, वो 2-4 बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड 2-4 फेस्टिवल से जानते हैं, उनके लिए ये एक सोशल या फिर एक तरीके से मेंटल पुशबैक रहेगा. वेयर एज ऑन दी अदर हैंड फ्रॉम कंट्रीज लाइक द यूएस ये पुशबैक और ज़्यादा ट्रांजैक्शनल ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर अ राइजिंग पावर इन द एशिया पैसिफिक एंड ओवरऑल ग्लोबल मैटर्स. उसके ऊपर वी आर ग्रोइंग आवर इंडस्ट्रियल बेस, दैट इज़ अनदर पॉइंट ऑफ कंसर्न फ्रॉम देम. उसके बाद हमारा जो इन्फ्लुएंस है इन साउथ ईस्ट एशिया वो भी बढ़ रहा है. दैट इज़ नॉट व्हाट द यूएस और द यूनाइटेड स्टेट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस wants. Again, these kind of pushbacks are normal, and हमें ज़्यादा सपोर्ट की विश्वास या फिर अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए. मूविंग अहेड, दो बड़े स्फीयर्स होंगे या फिर दो बड़े ग्रुपिंग्स हैं, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा. अगर हम पहले बात करें ब्रिक्स की और उसके बाद बात करें क्वाड की. सो अगर हम क्वाड की शुरुआत करते हैं, सो आई थिंक क्वाड में थोड़ा सा भारत कम प्रोएक्टिव होने के चांसेस हैं, बिकॉज दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फेवरेबल यहाँ पे सिचुएशन नहीं देखने को मिली. सो अगेन भारत का हल्का सा पुशबैक हो सकता है कुछ समय के लिए. जो क्वाड का डेवलपमेंट है या फिर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन है वो ढीला या धीमा होता हुआ दिख सकता है. बट मूविंग इनटू ब्रिक्स, आई थिंक अगेन यहाँ पे कुछ खास असर नहीं पड़ेगा. बट आई थिंक भारत ने अपने आप को जो ग्लोबल साउथ का एक मसीहा बनाने का या फिर पोजीशन करने की कोशिश की है. भारत को स्ट्रैटेजी से अब एक टॉप या फिर एक नॉच ऊपर जाके अब हमें सीरियसली अपने आप को एक ग्लोबल पावर के रूप में या फिर एस्पायरिंग ग्लोबल पावर के रूप में प्रोजेक्ट करना पड़ेगा. और अपने आप को एक ग्लोबल पावर के रूप में प्रोजेक्ट करने के लिए आपको पहले तो अपना जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको बेटर करना पड़ेगा. और इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बाहर से हथियार खरीदे उनको भारत में बनाएं, बट आपको अपने हथियार भारत में डिज़ाइन और डेवलप करके अपनी आईपी जनरेट करके वो आपको दुनिया में बेचना पड़ेगा. एंड नॉट जस्ट इन केस ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, बट आपके ओवरऑल सॉफ्टवेयर जो सिविलियन मार्केट की या फिर कंज्यूमर मार्केट की चीज़ें होती है वो प्रोडक्ट्स अब आपको धीरे धीरे पुश करना पड़ेगा भारत की कंपनीज को इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन की ज़्यादा से ज़्यादा आईपी जनरेट की जाए. वही जैसा मैंने बोला कैरेट्स एंड स्टिक्स का अप्रोच. सो मैं थोड़ा सा डाइग्रेस हो गया यहाँ पे. सो यू माइट हैव अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ.
सो ब्रिक्स का जो फोकस रहा है कि एक नॉन वेस्ट पावर ब्लॉक क्रिएट किया जाए, मेरे ख्याल से इसमें इस कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में कुछ खास इशू एज ऑफ नाउ नहीं होगा, बट आई थिंक क्वाड को थोड़ा सा धक्का पहुंच सकता है. अदर देन दैट, if we see what happens in our relationship with Europe, I think it is going to be a little bit better than what we are going to have with US. With US, I do think there will be a trade deal, but I think the defense cooperation or defense deals may suffer a setback. So that is my estimate. और उसके बाद how to deal with some countries in the Middle East. I think Middle East policy में ज़्यादा हम changes नहीं कर सकते हैं because it's a separate वहाँ की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है. आई थिंक हमें कोशिश करनी चाहिए वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करके काइंड ऑफ अपना इन्फ्लुएंस परचेज किया जाए. सो ट्रांजैक्शनली इन्फ्लुएंस परचेज कर सकते हैं. अदर दैन दैट, यूरोप में अगर हमको अपनी कोऑपरेशन या फिर धौंस बढ़ानी है या तो देयर मार्केट इज़ काइंड ऑफ अ फ्री मार्केट. So we have to innovate to get it to their market like the Chinese have done, and honestly Europeans are looking for Chinese alternatives, especially in their automotive market, so automotive and software as well. So ये एक important तरीका हो सकता है to create our own narrative in Europe and Middle East. So as you can understand, everything the diplomatic push will be a economic push on an overall scale. So हमें अपने इकोनॉमी को अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. इट हैज़ टू बी IP ड्रिवन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ड्रिवन एंड इनोवेशन ड्रिवन. So that is one way. Trade, again, this is a sub segment of the previous point. Trade deals जैसे कि ट्रम्प यूज़ कर रहा है, तो that can be used. Again, tariffs can be used. तो कई सारी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ने थोड़ा सा जो इधर उधर किया है, उनके साथ हम थोड़े से टैरिफ का गेम खेल सकते हैं. उसके अलावा जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी बोला था कि अगर हमें नैरेटिव बेचना है, सो वी हैव टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन थिंक टैंक्स इन द वेस्ट, इन मीडिया हाउसेस इन द वेस्ट. सो वहाँ पे एक रीच बढ़ानी पड़ेगी भारत को. अदरवाइज हमेशा हमको एक हाइफनेशन, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से इस कॉन्फ्लिक्ट में भारत को झेलनी पड़ी है कि दैट इज़ द हाइफनेशन ऑफ पाकिस्तान. और भारत को ये एक अजीब सा सिचुएशन झेलना पड़ रहा है जहाँ पे एक विक्टिम को और एक एग्रेसर को, विक्टिम इन दिस केस इज भारत, उसको सेम एज सच मेंशन किया जा रहा है और उनके बीच के प्रॉब्लम को एक जनरल प्रॉब्लम की तरह दिखाया जा रहा है, वाइल इट इज़ अ क्लियर एक्ट ऑफ द टी वर्ड. ट्रम्प के एक लहजे में, मैं टी नहीं बोल रहा हूँ वरना वो यूट्यूब का एल्गोरिथम बुरा मान जाता है. सो again, deals, trade. So trade is one way we can deal with them. Tariffs is one way another we can deal with them. जो countries through and through against रही है जैसे कि चाइना, टर्की, उनके साथ तो we can go all in the trade. उनके कंपनीज बंद करवाओ, टैरिफ्स, उनके प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स unreasonably बढ़ा दो. So that kind of stuff that can be done. Neutral countries में we can invest into their economy, give their people some job and all that kind of investments. So these are some ways. Again, diplomatic outreach जो है वो always रहा है, but इसका जो overall हमको length and breadth है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा. और इसको सिर्फ डिप्लोमेटिक टू डिप्लोमेट या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन से जगह हमें पूरी सोसाइटी को टारगेट करना पड़ेगा वाया देयर थिंक टैंक्स, देयर universities, their newspapers, media, etc. What is my assessment and conclusion of this matter? I do not think this was a diplomatic failure. I think this was a challenge that will become even more as we go into becoming a larger economy that is not just built upon a single commodity, that is built upon services, innovation, manufacturing. तो ये एक ज़्यादा बड़ा इशू बहुत लोगों के लिए देखने को मिलेगा.
एंड आई थिंक ये पुश बैक हल्का सा दुनिया से ऑलवेज धीरे धीरे आते टाइम में देखने को मिलेगा. इवन द चाइनीज हैव फेस्ड दिस काइंड ऑफ पुश बैक एंड स्टिल आर फेसिंग दिस काइंड ऑफ पुश बैक. सो इसको फेलियर बोलना मेरे ख्याल से गलत है. और एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि हर जगह ये मैत्री और हर किसी को दोस्त बनाने का ढोंग भी थोड़ा सा बंद होना चाहिए. ये हर जगह जाके हक करते फिर रहे हो आप, दैट बिकम्स दैट डज नॉट लुक्स गुड एवरी टाइम. सो इसके बाद मेरे ख्याल से डिप्लोमेटिकली हमको थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ेगा इन आवर ओवरऑल पोस्चरिंग. एंड वी शुड नॉट पोस्चर या फिर एज वेरी व्हाट शुड आई से बुद्ध का देश, नॉट युद्ध का देश. ये अगेन एक बैड ब्रांडिंग है. We should say that we will defend our interest kinetically if it's needed. We have done so, and we have done many times after 1947, no matter what the consequences have been. So ये बुद्ध का देश है, युद्ध का नहीं, बकवास बातें बंद करनी चाहिए. We will do what is required and whenever it is required. फिर उसके बाद डोमेस्टिकली मेरे ख्याल से दोनों साइड के लोगों को थोड़ा सा बैलेंस्ड होना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कि हम कैसे एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं कि कल पीओके ले लेंगे. वी नो इट्स नॉट कमिंग दैट इजीली. सो दिस काइंड ऑफ बड़बोलेबाजी शुड स्टॉप. नेक्स्ट इज दैट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक आउटलुक, through and through it is all possible methods should be taken to push innovation in the economy. Otherwise our edge won't be that much. So जिसके पास टेक्नोलॉजी है वही आने वाले टाइम में जीतेगा. That is how the world sees you. So that is it. I think वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. धन्यवाद. जय हिंद.